हेलो बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम भाग एक, हमारे गणित अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का भाग एक, जिसमें हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट करके देने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल 2024 का ये पेपर जो अभी अभी हुआ, उसमें पहला सवाल है साइन इनवर्स y है तो आपको x का मान बताना है। तो देखिए x यहाँ पे क्या होता है, x यहाँ पे रियल वैल्यू होती है जो कि -1 से लेके +1 के बीच में हुआ करती है, और जो y होता है आउटपुट होता है। तो y बिलोंग्स टू आप जानते हैं -π/2 से लेकर के +π/2, ये y का मान होता है, और x का मान -1 से +1। 3 × 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आप जानते हैं कि 3 × 3 में कुल 9 अवयव की जगह होती है, मतलब टोटल जो होते हैं आप 9 अवयव यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 9 अवयव आप यहाँ पे भर सकते हैं तो आपको बताना है कि कुल प्रविष्टियाँ कितनी भरी जा सकती हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुल प्रविष्टियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हैं। अब यहाँ पे हर स्थिति के लिए 2 दावेदार हैं, तो आंसर होगा 2⁹ और 2⁹ होता है 512। तो इसका सही आंसर सी है। तीसरा सवाल एफ आर x⁴ द्वारा परिभाषित फंक्शन फलन f है। तो देखिए f कैसा, x⁴ अगर आप x⁴ का ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, तो इस तरीके से x⁴ का ग्राफ बनेगा, ठीक ना। मतलब कि बहुत हाई स्पीड का एक तरीके से पैराबोला यहाँ पे परवलय बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए कि या एकेकी है, आच्छादक है। तो एकेकी के लिए क्या होता है कि आपका फलन एक इनपुट पे आपका फलन जो है एक पे एक ही आउटपुट दे, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट। तो ये एकेकी नहीं है, क्यों? अगर आपके पास फलन y = x⁴ है, तो देखिए अगर आप x की वैल्यू -1⁴ निकालेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 की घात 4 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब -1 पर भी वही वैल्यू और +1 पर भी वही वैल्यू है, सेम आपको मान मिल रहा है, मतलब ये बहु एकेकी है। तो ये एकेकी नहीं है। आच्छादक भी ये नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादक? आच्छादक होने के लिए जो इसका परिसर होता है वो परास के बराबर होना चाहिए। इसका परिसर आपको कितना दिया गया है, r। ये आपके पास में परिसर होता है जिसको कोडोमेन बोलते हैं, और इसका जो परास आएगा वो कितना आएगा, 0 to ∞ आएगा, क्योंकि y का मान कहाँ से कहाँ जा रहा है, y बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 से लेके ∞। तो परिसर जो है वो परास के बराबर नहीं है, और जब परिसर परास के बराबर ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ना तो एकेकी तो नहीं है और आच्छादक भी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए tan 1 tan 3π/4 का मान क्या होगा। तो देखिए tan 1 tan 3π/4, तो tan 3π/4 मतलब 135 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 1 tan 3π/4, तो tan 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 135 का मान निकालिए। tan 135 का मान tan 180 - 45, एंड आप जानते हैं कि tan 180 - थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। tan 1 -tan 45, और -tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, -1 माइनस साइन बाहर आ जाता है tan के केस में, तो -tan 1 1, सॉरी 1 आ गया यहाँ, और इतना कितना हो गया आंसर, -π/4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, -π/4। अगला तो सीधे फॉर्मूला है, सदिश ए का बी की दिशा में प्रक्षेप। तो आप जानते हैं दोनों का गुणा, और जिस पर प्रक्षेप होता है वो अपॉन में आ जाता है ना। तो करेक्ट आंसर A.B/mod(b) बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। अवकल समीकरण इतने की घात क्या है। तो देखिए घात के लिए रूल होता है कि जो सभी अवकल के जो पद होते हैं वो किसी फलन के नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये d/dx यहाँ फलन के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। इसकी डिग्री तो 2 होगी मगर इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। रूल होता है घात के लिए ये मुक्त होने चाहिए सभी, है ना। चलिए तो ये हमारे 6 सवाल हो चुके हैं। आते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 3 × 5 और 4m बराबर 3, तो 15 - 4m बराबर 3 हो जाएगा। तो 4m को यहाँ ले जाइए, तो 4m बराबर 15 में से 3 जाएंगे 12, तो m का मान कितना होगा, 4 3 12, यानी m का मान 3 हो गया। log ए ई बेस पर 10x का समाक अवकलन बताना है आपको। तो पहले 1/10x हो जाएगा, और फिर 10x का हो जाएगा कितना, sec² x। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10x को sin अपॉन कॉस, तो नीचे साइन बनेगा, ऊपर कॉस बनेगा, और नीचे 1/cos² x।
एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/sin x cos x, ठीक है ना। तो इसका आंसर वैसे 1/sin x cos x, या आप चाहें तो 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो 2sin x cos x जो कि 2/sin 2x कहला जाएगा, और sin 2x का उल्टा cosec 2x होता है, तो इसका एक आंसर 2 cosec 2x भी बन सकता है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक लिख सकते हैं 1/sin x cos x। चलिए, अब कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तो मतलब आपको बताना है कि 1 और 2 को धारण करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। चलिए देखते हैं, तो हम एक रिलेशन बनाता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है, जो यहाँ पर इनको ब्रैकेट ऐसा बनाना था, है ना, यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट बनाना था। 1 2 3 में 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताना है। तो पहले मैं टोटल अवयव लिख देता हूँ इसके, तो इसके सभी अवयव कितने बन जाएंगे। देखिए अगर मैं इसमें संबंध बनाऊँ तो इसके अंदर जो सभी अवयव, यानी जिसको आप सार्वभौमिक संबंध कहते हैं, तो वो क्या क्या बन सकते हैं। 1 1 1 2 1 सॉरी 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1, ओके, और क्या 2 3 3 2, ओके, और कोई बच गया क्या। 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3, हाँ, ये हमारे पास ये बन गया सार्वभौमिक संबंध बन चुका है, ठीक ना। तो वैसे भी आप जानते हैं कि कुल जो मतलब अवयव जो होंगे इसके m क्रॉस n, यानी कि टोटल 8, टोटल कितने 3 9 अवयव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं, बिल्कुल सही। क्या अवयवों की संख्या, मतलब जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है, m गुणे n करके, है ना। तो यहाँ पे 3 है एक में, दूसरे में भी 3 हो जाएंगे, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9 अवयव हैं। अब इनको देख करके आपको बताना है कि ऐसा संबंध बनाना है जिसमें 1 2 रहे और वो तुल्यता संबंध रहे। तुल्यता संबंध कौन सा संबंध होता है, जो आपका स्वतुल्य भी होता है और सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, संक्रमक। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, तुल्यता संबंध कैसे बनाएंगे। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने संबंध। ये संबंध हमें इसको ले करके 1 2 को ले करके हमें जो संबंध डिज़ाइन करना है वो तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो आइए प्रयास करते हैं। तो देखिए मैं एक संबंध लिखता हूँ R। देखिए 1 1 2 2 और 3 3 को तो आप छोड़ सकते नहीं हो, क्योंकि स्वतुल्य वही होते हैं जिसमें खुद का खुद से होता है। अब 1 2 को लेना है तो आपका 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहीं पर रूल टूट तो नहीं रहा है, नहीं, कहीं पर रूल टूट नहीं रहा है। तो एक तो ये हो गया आपके पास में, ठीक ना। दूसरा R इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। अगर आप 1 2 को ले रहे हैं तो 2 1 तो लेना ही पड़ेगा एक चीज़। अब इसके बाद किसी और की एंट्री कर दीजिए आप। अगर आप 1 3 की एंट्री कर रहे हैं, है ना, अगर आप 1 3 की एंट्री कर रहे हैं तो तुल्यता होने के लिए इसमें 3 1 भी होना पड़ेगा, क्योंकि सम्मित बनाना पड़ेगा हमको, तो 3 1 भी होना पड़ेगा। अब इसके बाद में अब देखिए 1 3 के होने से किसी को कोई दिक्कत हो रही क्या, 1 3 3 1 नहीं, मतलब 2 3 की कुल मिला के यहाँ पे डिमांड तो नहीं है ना, नहीं, 2 3 की डिमांड नहीं है। तो एक संबंध तो ये बन गया। एक और संबंध देखते हैं, है ना, 1 1 2 2 3 3। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 1 भी होगा। अब मैंने यहाँ पे यदि 2 3 डाला ओके, तो 3 2 भी डालना पड़ेगा। बट देखो आप, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये बेटा 1 2 बैठा हुआ है ना, ये क्या बैठा हुआ है, 1 2 बैठा हुआ है। इसको थोड़ा कम डर करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये 1 2 बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है 2 3। तो आपको पता है कि एक केस होता है हमारे पास, संक्रमक संबंध का भी केस होता है कि 1 2 अगर है रिलेशन में, संबंध में, और 2 3 भी अगर है संबंध में,
तो इसका अंतिम अवयव इसको गायब कर दो और ये भी होना चाहिए, मतलब हमको 13 को भेजना पड़ेगा, 13 को भेजना पड़ेगा। और अगर 13 भेजेंगे तो 31 भी लाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस अवयव को धारण करने वाले स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आंसर कितने संबंध होंगे ऐसे? 3 संबंध, है ना। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ऐसे संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो उत्तर है इसका 3। एक वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक असममित या विषम सममित बोलते हैं इसको। असममित से अच्छा क्या नाम है? विषम सममित अवयव के योग में लिखा जा सकता है। तो यहां पर आप लिख लें विषम सममित। एक वर्ग अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी है। a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, ये सममित वाला भाग होता है, प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये कैसा भाग होता है? विषम सममित। अगला है फलन f(x) बराबर cos x अंतराल 0 से लेके पाई में। तो ग्राफ बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। ये 0 पर 1 होता है और पाई पर कितना होता है? -1। तो देखिए x का मान बढ़ने से y का मान लगातार घट रहा है ना, y का मान लगातार घट रहा है। तो ऐसे फलन को क्या बोलोगे? ह्रासमान। क्या कहेंगे आप? ह्रासमान फलन। इंग्लिश में से डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में ह्रासमान फलन। सदिश a की दिशा में एकांक सदिश a कैप, बहुत सरल। सदिश a अपॉन सदिश a का परिमाण या मापांक, ये होता है एकांक सदिश का सूत्र। ये भी हमारे पूरे हो गए। सत्य या असत्य लिखिए। एक फलन x से लेके y में एक ही फलन है अगर यदि f1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x। बिल्कुल सही, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर आपका जो फलन है अगर एक ही है, तो अगर fx1 बराबर fx2, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि अगर आउटपुट इक्वल हैं तो इनके इनपुट भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। यस। एलएमएन रेखा की दिक्कोजाएं हैं l प्लस एम प्लस एन बराबर 1, बिल्कुल गलत। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप के अनुदिश एकांक सदिश, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या हो जाएगा? ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए आपका √3 आ जाएगा। तो बेटा ये बिल्कुल सही है। किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकलज की समीकरण की कोटि कहलाती है, बिल्कुल सही। उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। अवकल समीकरण में जो आपका उच्चतम अवकलज होता है उसकी कोटि को ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अगला प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसके ऊपर वाला तो सत्य था, ये भी क्या था भाई साहब? ये भी सत्य था। और अब आपका ये जो है बेटा ये असत्य है। क्यों है असत्य? जैसे देखिए मैंने आपको बताया मॉड x, तो मॉड x एक सतत फलन तो है y बराबर मॉड x, मगर ये x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जहाँ पे शार्प एजेस मिलते हैं वहाँ अवकलनीय नहीं होता। चलिए अगला देखिए। एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उस त्रिज्या r के सापेक्ष r बराबर 6 सेंटीमीटर पर 12 पाई होती है। तो देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या के सापेक्ष बोला है तो बेटा डी ए बाई डी आर कर दो। तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा? पाई बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा 2r। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई गुणे 6, उत्तर कितना आ गया? 12 पाई। बिल्कुल सही है, तो उत्तर यहाँ पे सत्य होगा। ओके, तो आपने देख लिए, हमने सत्य असत्य सारे करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है क्या इसका? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है यहाँ। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो दिया ही नहीं हुआ है ना, ना दिया है, नीचे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहले का क्या होगा? फर्स्ट का होगा आई, फर्स्ट का क्या होगा? आई, पहले का होगा आई। 1/2a लॉग बेस ई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 10x का क्या होता है भाई साहब? 10x का होता है लॉग सेक एक्स, 10x का होता है लॉग सेक एक्स। तो सेकेंड का
एच हो जाएगा। तो सेकेंड का क्या हो गया, एच हो गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो अपना ऊपर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। 1/2 बाहर ले लिया है, अगर 1/2 अब बाहर नहीं लेते तो दोनों में x/2 हो जाता है, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना, अच्छा फॉर्मूला। अगला cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2 होता है cosec x का इंटीग्रेशन। थर्ड का मैंने बताया नहीं, थर्ड का क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। cosec x फोर्थ का क्या हो जाएगा, log 10x/2, log 10x/2, तो फोर्थ का b है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी के जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था, तो एक्स प्लस 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 1/a सेकेंड वर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। तो फिफ्थ का क्या था, फिफ्थ का हो गया है b ना, फिफ्थ का c हुआ है, फिफ्थ का c। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का a हो जाएगा 1/a सेकेंड वर्स एक्स अपॉन ए प्लस c, और सेवेंथ सेकेंड वर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, बेटा ये तो π/2 होता है, π/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, πx/2, ठीक है ना। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन तो पूछा नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगी, π/2, मतलब सेवेंथ का हो जाएगा हमारे पास में d हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद भी कर लीजिए, और यहाँ तो दिया ही हुआ है, स्पेशली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए, तब इंटीग्रेशन आपको आसान लगेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, पांचवा, tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का मान। तो tan इनवर्स x का जो उत्तर आता है ना बच्चों, -∞ से लेकर के +∞, वो तो इनपुट होता है, अपन को आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट इसका कितना होता है, -π/2 से लेके +π/2, तो इसका उत्तर है -π/2 से लेके +π/2, ये देखिए। अगला, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, भाई 8 अवयव यानी 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, बस यही इसकी संभव कोटियां हैं। e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो चलिए क्या कर देंगे, अवकलन तो कितना आ जाएगा, पहले e की पावर x है तो e की पावर वही आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x ही आएगा, फिर साइन इनवर्स x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर बन जाएगा। अगला, dy/dx e की पावर x का व्यापक हल लिखिए। व्यापक हल, इसका व्यापक हल मतलब कि हल बनाना है, इसका अवकल समीकरण का हल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ज़्यादा जगह तो नहीं लेगा, चलिए इसको हल कर देता हूं मैं आपको। देखिए आपके पास दिया गया है dy/dx इक्वल टू e की पावर x, तो बच्चों यहाँ पे dy को रोक लो, यहाँ पे e की पावर x और यहाँ पे dx, अब दोनों तरफ का समाकलन कर दो, समाकलन करते ही c लगा दो, जैसे ही c लगता है ना उसी को बोलते हैं व्यापक हल। तो बेटा dy का कितना हो जाएगा, y e की पावर x का e की पावर x प्लस c, यही व्यापक हल है इसका, है ना। तो dy बराबर e की पावर x प्लस c, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तथा a बाई माइनस बी ए कौन सा अवयव होगा। चलिए मतलब आपने हमको दे रखा है कि a और b सममित अवयव, मतलब a का ट्रांसपोज बराबर a, यानी a का परिवर्त बराबर a और b का परिवर्त बराबर b। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए, तो मैंने थोड़े समय के लिए x मान लिया, x बराबर ए बी माइनस बी ए। अब इसके बारे में पता करना है तो मैंने x का ट्रांसपोज कर दिया, x का परिवर्त कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। बांट दीजिए इसको, ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, ठीक है ना, होल। अब इसको ओपन करिए, आपको पता है परिवर्त हमेशा पीछे से ओपन होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये देखिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो बी ए माइनस ए बी। यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और ये क्या है, ये माइनस एक्स है। तो क्या हो रहा है
किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन का गया ए बी माइनस बी ए कौन सा अवयव होगा, तो जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव, ये विषम सममित अवयव है। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का 1 आएगा। मैट्रिक्स की भाषा में 1 को आई बोलते हैं, मतलब कि इकाई अवयव, तो तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम होंगे। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास सभी चीज़ें हो चुकी हैं। हमने पहला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने सारे वैकल्पिक प्रश्न आपको हमने करा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।